Good morning, students. Today our topic is class 8th SS subject chapter number 4 शिल्प कला और कुटीर उद्योग। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से शिल्प कला के जो छोटे छोटे उद्योग थे उनमें किस तरह से हम कार्य करते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना पूरी तरह से तोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा विकास के आधुनिक और यांत्रिक उत्पादन से पूर्व देश में कुटीर उद्योग फल फूल रहा था। शिल्पकार जैसे जुल्हाई, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि ने इन उद्योगों को लोगों की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने में समर्थ किया। वे खद्दर, कई प्रकार के उपकरण और सामान्य उपयोग के घरेलू बर्तन छोटे स्तर पर बनाते थे। वे लंबे समय से पारिवारिक धंधा सीखते चले आ रहे थे। स्थानीय शासक, कुलीन और जमींदार इन्हें विलासिता का सामान बनाने के लिए संरक्षण देते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय हस्तकला को समाप्त कर दिया। भारतीय हस्तकला की पीढ़ी के बारे में अब हम बात करेंगे, द लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पे जो हथकरघा उद्योग थे उनके बारे में हम बात करेंगे। हस्तकला जो है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारतीय वस्त्र उद्योग तथा आचार के व्यापार करती थी। उस समय भारतीय सामान की बहुत मांग थी। इस कारण से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कामगारों पर दबाव बढ़ाया कि वे उनके कीमतों पर माल बेचें। अक्सर शिल्पकारों को विवश किया जाता है कि वे पेशगी लें ताकि वे किसी अन्य यूरोपियन कंपनी का काम न कर सकें। ऐसे बढ़ते दबाव में कंपनी को झुकाने वाली युक्तियों से शिल्पकारों को अपना परंपरागत शिल्प छोड़ना पड़ा। भारतीय सामान की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सामान को बड़ी चुनौती मिली, जो भारतीय व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सामान की आवक घटाने के लिए उस पर भारी शुल्क लगा दिया। यह भारतीय कला के लिए बड़े झटके के समान था। औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजी वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया। तब तक ऐसे व्यापारी जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई हिस्सा न था, ये भारतीय व्यापारियों से व्यापार करते थे। इस प्रकार से भारतीय हस्तकला को यांत्रिक रीति से बने सामान की असामान्य प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा। इसके अतिरिक्त बंगाल में अंग्रेजी वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं था। वे खुरदरे हाथ से बने भारतीय सामान की तुलना में कहीं कम दाम पर बिकती थी। और फिर शासक, कुलीन, जमींदार इत्यादि जो शिल्पकार का संरक्षण देते थे ने भी अपनी आन खो दी। वे शिल्पकार संरक्षणहीन हो गए। भारतीय हस्तकला के पतन ने भारतीय उपभोक्ता को अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजी कारखाना ने हजारों शिल्पकारों को काम दिया जो गांव में काम करते रहे थे। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे कारखाने न थे जो हजारों शिल्पकारों को काम दे सकें। इस प्रकार से भारत का औद्योगिकरण हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसमें बात करेंगे इसी चैप्टर में, आधुनिक औद्योगिक क्रांति, यानी कि उद्योगों में जो क्रांति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। तो 19वीं सदी के अर्धशतक में भारतीय उद्योग उठा, परंतु इसकी रफ्तार धीमी थी। इसका कारण था कि अंग्रेजों ने चाहा कि भारत उनका उपनिवेश ही रहे, जिनके दोहन से वे ब्रिटेन को धनी करते रहे। परंतु औद्योगिक क्रांति की धमक भारत भी पहुंची। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने कृषि उद्योग का विकास केवल उनके अपने व्यापार के लिए किया। खाद्य फसलों के स्थान पर नील, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबड़, सिनकोना, गन्ना और तेल के बीजों की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट पेज पे हैं हम, पेज नंबर 20। नील उन अत्यंत महत्वपूर्ण फसलों में से एक थी जो बंगाल में उगाई जाती थी। इससे कपड़े रंगे जाते थे। अन्य महत्वपूर्ण फसल थी जैसे आसाम, बंगाल, दक्षिण में उगने वाली चाय। भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना भी था। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में अर्धशतक में मशीन आधारित उद्योग की स्थापना की। इसने भारतीय उद्योग को नक्शा ही बदल दिया। सूत, जूट, कोयला, लोहा, गन्ना और सीमेंट के महत्वपूर्ण उद्योग थे जो इसी अवधि में विकसित हुए। बंगाल स्थित जूट उद्योग बड़ी तेज़ी से बढ़ा। फिर भी 19वीं शताब्दी के मध्य भारत के बाद से कोयला उद्योग
ने रफ्तार पकड़ी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की खानों ने रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति की। बाद में लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हुए। जमशेदजी टाटा ने परसी टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की, जिससे विकास बड़ी तेजी से हुआ। इसके तुरंत बाद बंगाल और मैसूर में लोहे और